नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। उच्च शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा का विरोध, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महाताब सिंह में चल रहे 3 दिवसीय जोड़ मेले का हुआ समापन। मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की मांग, भारतीय मजदूर संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। आबकारी नीति में परिवर्तन की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अधिकारियों कर्मचारियों ने राजस्व दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में किया पौधारोपण। जिला मुख्यालय पर आरंभ हुआ ऑक्सीजन बैंक, आवश्यकता होने पर औषधि भंडार से प्राप्त किए जा सकेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और अब समाचार विस्तार से। उच्च शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की उपेक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद 15 सूत्री मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्ट्रेट के गेट के समक्ष हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि आज का युवा भविष्य का निर्माता है, लेकिन प्रदेश में गत वर्षों तथा कोरोना काल से उच्च शिक्षण संस्थाओं की उपेक्षा व अनदेखी से छात्र हितों की हानि हो रही है। सामाजिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ते अपराध युवाओं को भ्रमित करने के साथ प्रदेश की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कोरोना काल में भी छात्र छात्राओं से फीस तो वसूली गई, लेकिन उस फीस का छात्र हित में कोई उपयोग नहीं किया गया। इसलिए या तो अगले सत्र तक फीस न ली जाए या फिर छात्र छात्राओं को उनकी फीस वापस लौटाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा। वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र ही मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाकर इन मांगों को पूरा करवाया जाएगा। प्रदर्शन के बाद एबीवीपी का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों की वार्षिक, सेमेस्टर एवं परीक्षा शुल्क की समय समय पर पुनर्संरचना की जाए एवं शुल्क मदों के अतिरिक्त भार को हटाया जाए। ग्रामीण व कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शुल्क में छूट दी जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र समय से पूर्व आउट होने एवं साक्षात्कारों में भाई भतीजावाद के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा एवं साक्षात्कार में पारदर्शिता तय की जाए। परीक्षाओं में परिणाम को तार्किक बनाया जाना चाहिए। शैक्षिक परिसरों में परीक्षा पत्रों के साथ प्रवेश सुनिश्चित कर बाहरी असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप को रोका जाए। इस मौके पर एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री विपिन सुथार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आदरणीय सैनिक जी को वचन है, वचन बाद में सारा पार्टी को निवेदन है कि आप कलेक्ट्रेट जाऊंगा लोग तो बजावा ईट हुई थे। मेरे को सलाह पड़ेगी तो तलवार बजा देगा, बंदूक बजा देगा, जिसकी चीज में समझेगा वो बजा देगा। लेकिन वे जय घोष उद्घोष दोनों जी मेहनत आ गया, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ खड़ा करके करेंगे जोश के साथ बोल एक जगह बैठे नहीं कबूतर है, एक जगह कबूतर बैठे मैंने सुनना चाहिए कि विद्यार्थी सड़कों पर उतर गया और सड़कों पर उतरेगा तो धारा 370 भी हटेगी, एक कबूतर भी हटेगा, एक काकड़ा भी हटेगा और एक बात राज करेगा। मेहनत आ गया, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ खड़ा करिए, बोलो जय श्री राम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश व्यापी आज धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर दिया गया, जिसमें आज हनुमानगढ़ जिले में जिला मुख्यालय पर सभी इकाइयों से विद्यार्थी एकत्रित हुए एवं धरना प्रदर्शन किया गया। इस विषय में हम कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं वो मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। विद्यार्थी परिषद ने अभी जो मांगे रखी है वो इस प्रकार से है कि विद्यार्थी परिषद ने छात्रवृत्ति के लिए मांग की है कि विद्यार्थियों की जो कोरोना काल से छात्रवृत्ति नहीं आई है वो छात्रवृत्ति आए, परीक्षा जो फार्म भरे गए हैं उनका शुल्क लिया गया है वो वापिस किया जाए और विद्यार्थियों से जो अननेसेसरी फीस ली जा रही है वो वापिस की जाए और जो अभी रिक्त पद पड़े हुए हैं वो भरे जाए, छात्र संघ चुनाव हो। इस विषय में हम हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले और हमें आश्वासन भी मिला है कि अभी इस विषय पर संज्ञान लिया जाएगा। पीछे जो आरजेएस की वो भर्ती थी उसके अंदर भी बड़ी धांधली देखने में आई थी। शिक्षा मंत्री ने अपने परिवार रिश्तेदारों को 80% मार्क्स दिए, तो हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और कुर्सी छोड़े। इस विषय में हमने ये ज्ञापन प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज जो विज्ञापन दिया गया 11 सूत्री मांगों को लेकर जल्दी से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के अंदर इस आंदोलन को उभर करके और इन मांगों को पूरा करने का काम करती परिषद अभी छात्रों के हितों को लेकर काफ़ी लंबे समय संघर्ष करता है और आगे करता रहेगा। बहुत से सामाजिक मुद्दों को लेकर जैसे कि पर्यावरण और राजस्थान में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं को लेकर भी बहुत बार ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर रही है।
और आगे भी करती रहेगी। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में चल रहे 3 दिवसीय जोड़ मेले का वीरवार को समापन किया गया। टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में सालाना शहीदी जोड़ मेला समापन हुआ। यद्यपि कोरोना काल के चलते राज्य सरकार व प्रशासन के निर्देशानुसार इस बार जोड़ मेला संक्षिप्त स्तर पर मनाया गया। इसके तहत गुरुद्वारा में जारी लड़ीवार श्री अखंड पाठ के गुरुवार को भोग डाले गए एवं दीवान सजाए गए। इस बार कोरोना काल के चलते जोड़ मेला कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए गुरुद्वारा की 4 दीवारी के भीतर ही मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। जोड़ मेले में सिख पंथ की कई महान हस्तियों ने भाग लिया। इसके अलावा केश धारण करने, सामाजिक बुराइयों को त्यागने, संस्कृति और शहीदों की दी गई कुर्बानियों को हमेशा याद रखने का संदेश दिया गया। रागी डाडी जत्थों ने गुरुओं का इतिहास सुनाकर अपने विचारों के जरिए श्रद्धालुओं को निहाल किया। जोड़ मेले के चलते गुरुद्वारा परिसर के बाहर दुकानें लगाई गयी। मेले में आए लोगों ने दुकानों पर खरीदारी की। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि कोरोना काल के चलते प्रशासन के निर्देशानुसार इस बार शहीदी जोड़ मेला गुरुद्वारा परिसर में मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ज्यादा भीड़ नहीं की गई। उन्होंने बताया कि करीब 35 सालों में ये पहला मौका है जब जोड़ मेला संक्षिप्त स्तर पर लगाया गया है। जोड़ मेला काफ़ी टाइम तो जा भरता हैगा ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 10-15% ਭੀੜ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਔਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ, ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਵਾਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਬੂੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਲੇਬੀ, ਚੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਮਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं जी। उन्नी खुशियां का दिहाड़े उन्नी संगत, पूरी भरपूर संगत अपने मेले से पहुंची है जी। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में एक ओर तो पूरा समाज शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान है, दूसरी ओर सरकार की ओर से जनता के हितों की अनदेखी के कारण औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, अर्थतंत्र में अत्यधिक शिथिलता के कारण बढ़ी हुई बेरोजगारी, वेतन में महंगाई भत्तों में कटौती, दूसरी ओर दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की
की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण आम जनता के साथ साथ श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस दौरान महंगाई की दर भी बढ़कर 6% की सीमा को पार कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों में बढ़ोतरी के नाम पर देश में खाद्य तेलों एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। समय रहते ही सरकार को इस आयातित महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए था, किंतु सरकार की इस लापरवाही के कारण कंपनियों ने उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कालाबाजारी कर मौके का अनुचित फायदा उठा जनता का शोषण किया। केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम में से खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसी आम उपयोग की वस्तुओं को मुक्त कर दिया गया। इससे स्टोरियों और कालाबाजारियों को कृत्रिम मूल्य वृद्धि का कुअवसर प्राप्त हुआ। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण भवन निर्माण की लागत में बढ़ोतरी होने के साथ भवन निर्माण का काम करने वाले श्रमिक भी अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे मजदूर अब पलायन करने को बाध्य हो रहे हैं। कंपनियों की ओर से आपसी साठ-गांठ कर कृत्रिम रूप से मूल्य बढ़ाकर अनुचित रूप से लाभ कमाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर प्रभावी रोक लगाई जाना आवश्यक है। उन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को अविलंब रोकने व कम करने के लिए उत्पादनकर्ता की ओर से प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य करने का कानून बनाने, आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करने, पेट्रोलियम पदार्थों की प्रतिदिन की कीमत निर्धारण की पद्धति को समाप्त कर जीएसटी के दायरे में लाने, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अंतर्गत दी गई छूट को अविलंब समाप्त करने, विद्युत दरों को कम करने तथा स्थायी शुल्क एवं अन्य शुल्क को हटाकर आम जनता को राहत देने की मांग की। प्रधानमंत्री जी के नाम और एक मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण पूरा समाज, श्रमिक वर्ग, कर्मचारी वर्ग परेशान है। महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेल की मूल्य वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो कंपनियां कोई वस्तु बनाती हैं उसके ऊपर उनका विक्रय मूल्य तो होता है, लेकिन उनकी लागत मूल्य क्या है ये उसको नहीं लिखा होता। तो हमारी सरकार से यही मांग है उस वस्तु पर, उस वस्तु का क्या लागत मूल्य है वो भी अंकित होना चाहिए और ऐसा सरकार को नियम बनाए। साथ में जो डीजल पेट्रोल है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। डीजल और पेट्रोल का प्रतिदिन का जो मूल्य निर्धारण होता है उसको बंद किया जाए और उसको जीएसटी के दायरे में ला करके और उसका मूल्य निश्चित किया जाए। साथ में जो कर्मचारियों का डीए वगैरह काटा था तो उसकी सरकार भरपाई करे। कर्मचारियों में रोष है, श्रमिक वर्ग परेशान है। डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़ने से भवन सामग्री आदि का जो दाम है वो भी बढ़ गया है, जिसके कारण से श्रमिकों को पूरा काम नहीं मिल रहा है। तो आज इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई करे। मेन चीज़ तो यही है कि महंगाई के, जो भाई साहब ने बता दिया महंगाई का, बाकी निजीकरण इतना ज़्यादा हो गया देश में कि हद से ज़्यादा। फिर मुख्यमंत्री ये सरकार बनी तो अशोक गहलोत ने यहाँ कहा था कि 10 दिन में मैं किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा, वो नहीं हुआ। कर्मचारियों की भर्ती करूंगा, नहीं, वो नहीं हुई। कर्मचारी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। हर विभाग के अंदर ये हालात होगी कि आज काम नहीं हो रहा है। एक एक आदमी के ऊपर 4-4, 5-5 आदमियों का काम हो रहा है उसको। तो इसी तरह हर विभाग में ना पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट को, ना उनका बकाया डीए, ओवर टाइम, नाइट, कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। ये हालत हो गई है कि रिटायरमेंट तो क्या, जो मजदूर नौकरी कर रहे हैं उनको भी आज पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके विरोध में हमने भारतीय मजदूर संघ ने राजस्थान लेवल पे ये दिया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के नाम। तो ये हमारा आज का विशेष तौर से है ज्ञापन। और बाकी हेड ऑफिस से जो आदेश आएंगे उसके बाद आगे की हड़ताल या कार्रवाई जो भी करनी है वो करें। राज्योत्सव दिवस के उपलक्ष्य पर जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने गुरुवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट और पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया। राज्योत्सव दिवस के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल सहित अन्य अधिकारियों ने गुरुवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट और पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार राजस्थान में 9 सितंबर का दिन राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना है कि राज्योत्सव
राजस्व मशीनरी की ओर से विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, उसके मद्देनजर यह बहुत बड़ी घोषणा है। इससे पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू तथा मुख्यमंत्री तक पूरी मशीनरी को एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया गया है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को जिले सहित पूरे प्रदेश में पटवार मंडल से लेकर तहसील मुख्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय व कलेक्ट्रेट कार्यालयों में जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ सघन पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले में भी जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट और पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा पूरे जिले में पटवार मंडल तक पौधे लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस बार पूरे जिले के पटवारियों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर अपनी सक्रियता दिखाई है। लगभग हर जगह पौधारोपण करवाया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोफरिया, डीएफओ कर्ण सिंह काजला, एसीएफ राजीव गुप्ता, तहसीलदार बाबूलाल रेगर, नायब तहसीलदार दानाराम मीना, कलेक्ट्रेट कार्यालय अधीक्षक ब्रजमन सोखल के अलावा अन्य कार्मिक शामिल थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार राजस्थान में 9 सितंबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि राजस्व मशीनरी के द्वारा विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, उसके मद्देनज़र ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। इससे पटवारी से लेकर के जिला कलेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और माननीय मुख्यमंत्री तक पूरी मशीनरी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने का ये कार्य किया गया है, घोषणा की गई है। इसी के मद्देनज़र आज पूरे ज़िले में और पूरे राजस्थान में पटवार मंडल से लेकर के तहसील मुख्यालय, उपखंड अधिकारी का कार्यालय, तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालयों में जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ पे सघन पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ ज़िले में भी अभी कलेक्ट्रेट में और थोड़ी देर बाद में पुरानी कलेक्ट्री में और पूरे ज़िले में पटवार मंडल तक वृक्षारोपण किया जाएगा। सभी पटवारियों ने भी इस बार बहुत उत्साहजनक अपनी सक्रियता दिखाई है और लगभग हर जगह जहाँ जितना स्कोप है उतना हम पौधारोपण करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्व दिवस पर राजस्व मशीनरी और पर्यावरण के प्रति एक जो हमारा दायित्व बनता है, दोनों का एक समागम करते हुए बहुत ही अच्छा मैसेज इस क्रियाविधि के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। जंक्शन स्थित जिला औषधि भंडार में ऑक्सीजन बैंक आरंभ हो गया है। ऑक्सीजन बैंक के लिए स्वास्थ्य निदेशालय से 5 लीटर क्षमता के 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं। जिला स्तर पर जिला औषधि भंडार में ऑक्सीजन बैंक स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए निदेशालय से 5 लीटर क्षमता के 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला औषधि भंडार को प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने के बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पर उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के प्रभाव को रोकने, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने, कोविड के कारण होने वाली जनहानि को न्यूनतम किए जाने, तीसरी लहर को रोकने व सीमित करने तथा घर पर ही कोविड-19 सिलिकोसिस एवं अन्य रोगों के मरीजों को उनकी मेडिकल स्थिति के अनुसार मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला औषधि भंडार में ऑक्सीजन बैंक स्थापित हो गया है। आमजन अब इसका लाभ उठा सकता है। इसी कोरोना की 3rd वेव की तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने हमें 7 तारीख को हमें 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि स्पेशली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के लिए ही रखे जाएंगे। वो हमने जिला औषधि भंडार में रखवा दिए हैं और जिसके इंचार्ज डॉक्टर कुलदीप बराड़ रहेंगे, जो DDW DPC हैं, इंचार्ज हैं। इसके तहत एक अमानत राशि रखते हुए गरीब आदमी जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से राज्य सरकार की मंशा यही है कि गरीब आदमी को जो हॉस्पिटल आने लायक नहीं है या घर पे उसका इलाज हो सकता है, उसको घर पे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करें। हमारे हनुमानगढ़ में अभी 957 कंसंट्रेटर अभी तक थे और 100 कंसंट्रेटर और उपलब्ध हो गए हैं, तो अब हमारी संख्या हो गई है 1057। ये अभी रावतसर में 3 केसेस आए थे रैंडमली। एक रूटीन में कोई यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए जाने के लिए सैंपल करवाए थे, तो रूटीन में पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके कोई सिम्टम्स नहीं थे। उसके बाद हमने फिर रैंडम सर्वे जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई थी, उसमें 2 कॉन्टैक्ट ट्रेस में आगे थे, लेकिन उनके भी कोई लक्षण नहीं थे। तो अभी आज की तारीख में 1 एक्टिव केस हनुमानगढ़ जिले में है। बाकी अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी चूँकि तीसरी वेव की संभावना है और अन्य राज्यों में केसेस बढ़ने की खबरें आ रही हैं, तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि मास्क लगाकर रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है अपने को, क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं और वैक्सीनेशन पे भी और भीड़ भाड़ काफ़ी हो गई है। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है कि 3rd वेव, हम अपनी वजह से 3rd वेव यहाँ ना लेकर आए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न मांगों को लेकर शराब ठेकेदारों ने वीरवार से जंक्शन स्थित शराब के गोदाम के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया। सरकार की दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार पर गलत आबकारी नीति बनाने तथा शराब व्यवसायियों पर दोगली मार मारने के विरोध में शराब का व्यवसाय करने वाले शराब ठेकेदारों ने वीरवार को जंक्शन स्थित शराब के गोदाम के समक्ष धरना दिया। इस मौके पर शराब ठेकेदारों ने कहा कि लंबे समय से शराब व्यवसायी सरकार की दोगली नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार आयुक्तालय द्वारा उन्हें जयपुर बुलाकर वार्ता की गई थी, जिसमें सरकार ने माना कि उनकी नीति में खामी है तथा इससे शराब व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान होगा। सरकार ने शीघ्र ही नीति में परिवर्तन कर शराब व्यवसायियों को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया था, मगर इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठेकेदारों ने कहा कि सरकार की इस दोगली नीति से परेशान होकर शराब के ठेकेदार पुनः आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब व्यवसाय के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जब शराब ठेकेदारों ने पैसा भरने के बाद भी दुकानें सरेंडर की हैं। शराब ठेकेदारों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति से उन्हें निरंतर नुकसान हो रहा है और वे आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शराब की दुकानें चलाने के लिए अपनी निजी प्रॉपर्टी बेचकर दुकानों को चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति ज्यादा दिन तक सहन नहीं की जा सकती। हमारी मांगे विगत में आपको पता ही है, जब हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया था और पिछले महीने सचिवालय से भी हमें मीटिंग में बुलाया गया था और हमारी मतलब जो समस्याएं थी उनको सुना गया था आबकारी आयुक्त द्वारा। आयुक्त ने भी ये मतलब वहाँ मीटिंग में माना था भी ये जो समस्याएं हैं वो सही है कि जो सरकार ने आबकारी नीति बनाई है वो एक तरह से समस्त शराब व्यवसायियों के लिए दोगली मार है। इन्होंने जो आरएमएल एक नई शराब निर्मित की है जिसमें कि पिछले वर्ष गत वर्ष की भांति इस वर्ष उसको दुगना कर दिया गया है, जो और उसके जो रिजर्व प्राइस रखे हैं वो बहुत ज़्यादा रखे हैं, जिससे कि शराब व्यवसायी की जेब पे दोगली मार पड़ रही है। इन मार के देखते हुए शराब व्यवसायी घाटे में जा रहा है। शराब व्यवसायियों को मतलब अब ये कंडीशन आ गई है, पिछले मंथ जो अपनी मासिक गारंटी, अब मासिक गारंटी का मैं बताना चाहूँगा कि शराब व्यवसायी जब दुकान उठाता है तो उसके लिए मासिक गारंटी प्रयोजित की जाती है, जो कि उसको उठानी होती है चाहे वो शराब बिके या न बिके। अब नहीं बिकने के कारण शराब व्यवसायी अपने घर से पैसा ला रहा है, अपने घर के प्लाट ज़मीन आदि गिरवी रखने की कंडीशन में आ गया है। इस कंडीशन को देखते हुए हम समस्त हनुमानगढ़ के समस्त शराब व्यवसायियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये दोगली नीति सरकार बदलेगी नहीं, शराब व्यवसायियों की तरफ मतलब सही सुझाव प्रकट नहीं करेगी, तब तक हमने ये धरना प्रदर्शन चालू किया है। धरना प्रदर्शन करने का हमारा तात्पर्य और हमारा सरकार को सीधा संदेश है कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानोगे,
जब तक हमें लाभ नहीं होगा, भी कोई भी व्यवसायी अपना कार्य करता है तो लाभ की इच्छा से करता है। लाभ की इच्छा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वो व्यवसाय तो कम से कम चले, भी रूटीन की जो प्रतिक्रिया वो चलती रहे। अब रूटीन की प्रतिक्रिया को भी मतलब सरकार ने ख़त्म कर दिया है और समस्त शराब व्यवसायी हनुमानगढ़ दुकानें चलाने में असमर्थ हैं। आप देखते रहे हो गत दिनों में काफ़ी दुकानें सरेंडर हुई है। लास्ट 5-7 सालों में आपने कभी देखा था भी शराब व्यवसायी दुकान सरेंडर कर रहा है। अब खुद शराब व्यवसायी दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को तो नुकसान हो ही नहीं रहा है, सरकार तो उस पर थोप रही है। अब हम इस थोपने की प्रतिक्रिया को बंद करने के लिए अपनी मांग शांति प्रिय तरीके से आदरणीय डीओ साहब के माध्यम से, आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने सरकार तक संदेश पहुंचा दिया है। सरकार को ये संदेश मतलब सुनने में नहीं आ रहा है, तो सरकार को जगाने के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन चालू किया है। सरकार की जो आबकारी नीति है उसमें जो हमारे लिए 50% आरएमएल फिक्स किया है, वो शराब ग्राहक उसको खरीद ही नहीं रहा है, क्योंकि वो 3100 रुपये की पेटी आती है और वो बहुत महंगी शराब है और स्वास्थ्य के लिए भी उनको सूट नहीं कर रहा है। तो सरकार की जो ये आरएमएल है ये फेल होती नज़र आ रही है, ये 20% भी नहीं बिक रही। तो हमारी सरकार से मांग है भी इस आरएमएल को कम कर दें, ताकि ये जो वित्तीय सत्र है हम चला सकें, दुकानें चला सकें। इस बार क्या हुआ, RSPCL ने भी बोली लगाकर दुकानें ली थी, पर वो तो छोड़कर भाग गई। वो भी दुकानें नहीं चला पाई तो हम कैसे चला पाएंगे। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस आरएमएल को कम करें, ताकि सभी शराब लाइसेंसधारी इस दुकानों को चला सके। नेहरू मॉडल स्कूल की छात्रा आफरीन ने प्लास्टिक की बोतल से रस्सी बनाने की विधि का आविष्कार किया है। आफरीन का आज विद्यालय में अभिनंदन किया गया। टाउन के नेहरू मॉडल स्कूल की छात्रा आफरीन द्वारा बनाया गया एक मॉडल नेशनल लेवल पर चयनित हुआ है। इस मौके पर आज नेहरू मॉडल स्कूल परिसर में छात्रा आफरीन को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर विद्यालय स्टाफ द्वारा खुशी का इजहार किया गया। 12 वर्षीय छात्रा आफरीन ने बताया कि उसे विभिन्न प्रकार के विज्ञान मॉडल बनाने में रुचि थी, उसी को लेकर उसने यह मॉडल बनाया। विद्यालय स्टाफ ने बताया कि आफरीन को शुरू में मॉडल बनाते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब वह मॉडल बनाती तो प्लास्टिक की बोतलें पिचक जाती तो कभी रस्सी टूटने लगती थी, लेकिन आफरीन ने काफी दिक्कतों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आखिर में प्लास्टिक की बोतल से धागे बनाने के कार्य में उसे सफलता मिली। उन्होंने कहा कि आफरीन ने आखिर इस प्रकार की मशीन बना ली जिसमें सड़कों पर इधर उधर बिखरी प्लास्टिक की बोतलों से अब निजात मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की बोतलों से अब रस्सी बनाई जा सकेगी। यह रस्सी आम रस्सियों से काफी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आफरीन को माननीय राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड योजना में आफरीन का मॉडल चयन होने से आफरीन के माता पिता व परिवार ने खुशी का इजहार किया। मैंने इंस्पायर अवार्ड में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा मॉडल नेशनल लेवल पे टॉप 60 पे सिलेक्ट हुआ। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। पेरेंट्स और टीचर्स मैंने किया 15 से 20 दिन लगे इस मॉडल को बनाने में। मेरी गुड़िया का नेशनल लेवल पर जो सिलेक्शन हुआ था उसमें इसका टॉप 16 में मॉडल आया है। इसमें इसकी मेहनत और इसके टीचर्स का बहुत सहयोग रहा है। जो मेहनत की थी वो हमारी मेहनत कामयाब हो गई, इस बात की मैं बहुत खुशी है। बेटियाँ तो बेटों से कम थोड़ी है, अगर आगे मौका मिले तो बेटियाँ बेटों की बराबरी क्या कर सकती है, उनसे आगे भी जा सकती है। हमारे स्कूल की एक होनहार छात्रा आफरीन ने मॉडल बनाया था जो पहले राज्य स्तर पर टॉप में रहा था और अब नेशनल लेवल पे भी उत्कृष्ट मॉडल में शामिल किया गया है। इस मॉडल से प्लास्टिक की बोतल को काटकर एक रस्सी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो प्लास्टिक की जो बोतल है वो जो बिल्कुल वेस्ट होती है, किसी काम की नहीं होती है, उसको काम में ले लिया जाता है। तो इसकी आफरीन बहुत प्रतिभावान बच्ची है। सरकार ने भी और इंस्पायर अवार्ड ने भी इसके टैलेंट को देखा और इसको सिलेक्ट किया गया। लंबे समय बाद विद्यालय में विद्यार्थियों की रौनक लौटी है। गुरुवार को सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रबंध समिति सदस्यों ने बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। कोरोना काल के बाद काफी समय बाद विद्यालयों में विद्यार्थियों की रौनक लौटी है। गुरुवार को विद्यार्थियों के विद्यालय आगमन पर सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रबंध समिति के पदाधिकारियों द्वारा बच्चों का तिलक लगाकर व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रबंध समिति सदस्यों ने तिलक लगाकर विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश करवाया। प्रबंध समिति के सचिव अमरनाथ सिंगला ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1 सितम्बर से विद्यार्थियों ने विद्यालय में आना आरम्भ किया था, परंतु अनेकों परीक्षाओं के कारण 9 सितम्बर से सुव्यवस्थित तरीके से विद्यालयों में विद्यार्थियों का विधिवत प्रवेश आरंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मां सरस्वती की पूजा अर्चना के पश्चात विद्यालय शुरू किए गए हैं। विद्यालय प्रिंसिपल प्रेरणा रस्तोगी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षाओं में बच्चों की दूरी व मास्क का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विद्यालय मुख्य द्वार पर प्रत्येक बच्चे के हाथों को सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था भी की गई है। आज विद्यालय में
विद्यालय में 9 से 12 तक के बच्चों का विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा अभिनंदन किया गया, फूल के द्वारा, और उनको फल भी भेंट किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज बच्चे आए हैं स्कूल में, रौनक आई है, अच्छा लगा सबको। अति सम्मानीय हमारे अध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुसार कल हमने गांव में बच्चों को लेने के लिए बसें भेजी। आज सब बच्चे आ रहे हैं। जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी सभी बच्चों के मासिक चेक कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और हमें गर्व है कि जो भी बच्चा हमारे सामने उसके मासिक लगा हुआ था, हम उनका तिलक करके केले का प्रसाद देके और फूलों से सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। जिले में गुरुवार को कोरोना से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 347 केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। जिले में गुरुवार को कोरोना से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 347 केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर शुरू किए गए। गुरुवार को सभी खंड स्तरों पर 18 से 44 एवं 45 से अधिक आयु वाले नागरिकों के वैक्सीनेशन किया गया। नागरिकों के कोविशील्ड की पहली व द्वितीय डोज लगाई गई। गुरुवार को भी टोकन सिस्टम के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए एंट्री दी गई। गुरुवार को टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने आने वालों में ज्यादातर संख्या कोविशील्ड की द्वितीय डोज लगवाने वाले नागरिकों की रही, क्योंकि जिले में करीब 80% नागरिकों की पहली डोज लग चुकी है। अब भी जिले में करीब 20% लोग ही पहली डोज लगवाने से वंचित हैं, जबकि करीब 30% नागरिक दूसरी डोज लगवा चुके हैं। अब टीकाकरण केंद्रों पर पहले की तरह भीड़ नजर नहीं आ रही। टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने वाले नागरिकों को टोकन के लिए भी लंबी लाइनों में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि टीकाकरण केंद्रों पर अब भीड़ नहीं है। पूर्व में पहली डोज लगवाने वालों की संख्या अधिक होने के कारण टीकाकरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लग रही थी। लोगों को घंटों धूप में खड़े होकर पहले टोकन व बाद में वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। साथ ही टीकाकरण केंद्रों पर अव्यवस्थाएं हावी रहने से विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। इसी क्रम में टाउन तथा जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया। टाउन में श्री अरोड़स धर्मशाला में शिविर लगाया गया। इस दौरान 550 लोगों को कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए। आज श्री अरोड़वन सभा में चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार कैंप दिए जा रहे हैं। इसका आम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और क्योंकि शहर के हृदय स्थल में है तो उसका अरोड़वन सभा के जो मैनेजमेंट कमेटी है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और शहर में अभी फर्स्ट डोज के बहुत लोग बाकी हैं। मेरा उनसे ये निवेदन भी है कि अगर वो आके वैक्सीन लगवाएं और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अरोड़वन सभा में ये कम से कम लगभग हमारा इस वार्ड नंबर 43 में, मेरे वार्ड में करीब 15 से 20 कैंप ये लग चुके हैं। इसमें CMHO नवनीत जी और ज्योति ढींगड़ा जी CMO जो है वो भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वार्ड में कैंप लगने के स्थान पे मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और किसी को असुविधा ना हो इस पर मैं खुद भी देख रहा हूँ। और यहाँ अरोड़वन सभा के जो कमेटी मेंबर हैं वो भी इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी जिनको वैक्सीन अभी नहीं लगी वो वैक्सीन जरूर लगवाएं और जिनके 84 दिन हो गए वो अपना सेकंड डोज लगवाएं। इसमें लापरवाही ना करें, ये अपने सेहत के लिए फायदेमंद है। लगभग 500-550 डोज जो मिली है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।